Radhe Radhe. Hello everyone. So welcome to the new episode of My Husband's Secret. और हाँ, सुनने से पहले चेक कर लेना चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं. सो लेट्स गो. रघुवंशी इंडस्ट्रीज के ऑफिस में व्हीलचेयर पर बैठा अनिरुद्ध सिद्धार्थ के कैबिन के अंदर दाखिल हुआ. उसके ठीक सामने एक शख्स खड़ा था जिसकी शक्ल बिल्कुल उसी की जैसी थी. उस शख्स के साथ कैलाश भी वहां मौजूद था. अनिरुद्ध थोड़ा आगे बढ़ा और अपनी डेस्क के पास जाकर रुक गया. कैलाश ने कैबिन का दरवाजा बंद किया और अनिरुद्ध के पास जाकर खड़ा हो गया. तभी अनिरुद्ध अपनी व्हीलचेयर से उठा. उसने किसी स्वस्थ इंसान की तरह कुछ कदम आगे चलते हुए अपनी दाईं आंख की पट्टी निकाली. तभी वो उस दूसरे शख्स की तरफ पलटा और उसे व्हीलचेयर पर बैठने के लिए कहा. वो शख्स अनिरुद्ध की व्हीलचेयर पर जाकर बैठ गया. अनिरुद्ध के कहने पर उस शख्स ने अपनी दाईं आंख पर पट्टी बांधी. वो शख्स पूरी तरह से अनिरुद्ध की तरह दिख रहा था. किसी के लिए भी ये पहचान पाना मुश्किल था कि उन दोनों में असली अनिरुद्ध कौन है. उसके बाद अनिरुद्ध ने उस शख्स को अपने कैबिन में जाने के लिए कहा और वो शख्स व्हीलचेयर का बटन दबाकर कैबिन के बाहर निकल गया. उसके वहां से जाते ही कैलाश ने हैरान होते हुए अनिरुद्ध से कहा, सर, आखिर आप मनीषा मैडम को सच बता क्यों नहीं देते? अब तो हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि वो दिल की बहुत अच्छी है और उन पर भरोसा किया जा सकता है. फिर अब उनसे ये सच छुपाने की जरूरत क्या है? कैलाश बड़ी बड़ी आंखों से अनिरुद्ध की तरफ देख रहा था. उसे उसके जवाब का इंतजार था, लेकिन अनिरुद्ध शांत खड़ा था. उसके चेहरे की गंभीरता देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो. कुछ देर की शांति के बाद अनिरुद्ध बोला, मैं ये सब मनीषा को महफूज रखने के लिए कर रहा हूँ. ये बोलकर अनिरुद्ध वापस से शांत हो गया. कैलाश ने अपने जवाब की इससे कहीं ज्यादा उम्मीद की थी. वो अनिरुद्ध की बात से संतुष्ट नहीं था. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिरुद्ध क्या कहना चाहता है. उसे बेचैनी होने लगी. उसने थोड़ा तनाव में आकर अनिरुद्ध से कहा, लेकिन मनीषा मैडम को किससे खतरा है? ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि जब तक आप मनीषा मैडम के साथ हैं तब तक उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो सकती. तो फिर आप क्यों? अनिरुद्ध कैलाश की बात काटते हुए बोला, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में तुम अभी नहीं समझ सकते. थोड़े समय में तुम खुद जान जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. अनिरुद्ध की बात सुनकर कैलाश चुप हो गया. वो जानता था कि अनिरुद्ध से और ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं था. अनिरुद्ध जो कुछ भी करता था उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता था, लेकिन उस कारण को जानना बहुत ही मुश्किल था. इसलिए कैलाश ने उससे और सवाल करना जरूरी नहीं समझा. तभी अनिरुद्ध आगे बढ़ा और केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया. वहां से निकलकर अनिरुद्ध सीधा ऑफिस के कैफेटेरिया में गया. वहां बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि जो शख्स उनके बीच मौजूद था वो कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध था. वो सब अनिरुद्ध को सिद्धार्थ समझ रहे थे. तभी अनिरुद्ध आगे बढ़ा और एक कॉफी मग उठाकर मशीन से कॉफी निकालने लगा. मग में कॉफी भरकर अनिरुद्ध जैसे ही पलटा, उसने देखा कि सामने से भरत सीधा उसकी तरफ आ रहा था. अनिरुद्ध को भरत की बात याद आ गई. वो जानता था कि पिछले कुछ दिनों से भरत को सिद्धार्थ का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है और वो उस पर शक करने लगा है. भरत को गुमराह करने के लिए अनिरुद्ध वापस से कॉफी मशीन की तरफ मुड़ा, जहाँ सिद्धार्थ की नई पर्सनल सेक्रेटरी खड़ी कॉफी निकाल रही थी. वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसने एक रिवीलिंग ड्रेस भी पहनी हुई थी. उसे देखकर अनिरुद्ध उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, आई होप तुम्हें यहाँ की कॉफी पसंद आई होगी. अचानक से अपने कान में फुसफुसाहट सुनकर वो सेक्रेटरी चौंक गई. उसने पलटकर अपने पीछे खड़े शख्स को देखा. वहाँ मौजूद बाकी लोगों की तरह उसे भी ये गलतफहमी थी कि वो उसका बॉस सिद्धार्थ है. उसने हिचकिचाते हुए कहा, यस सर, मुझे इस ऑफिस की हर चीज पसंद है. अनिरुद्ध ने उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहा, सबसे तुम्हारा मतलब है मैं भी? ये सुनकर वो लड़की हिचकिचा गई. उसके चेहरे पर एक शर्म सी छा गई. उसने अनिरुद्ध की बात का जवाब ना देते हुए बात बदलते हुए कहा, अगर आपको कॉफी पीनी है तो क्या मैं आपके लिए एक और मग कॉफी निकाल दूं? अनिरुद्ध उसकी तरफ बढ़ा. वो अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए बोला, मैं जरूर पीना चाहूंगा अगर तुम अपने होठों का इस्तेमाल करो तो. ये सुनकर उस लड़की का चेहरा पूरा लाल हो गया. उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी आ गई. वो अनिरुद्ध से नजरें चुराने लगी. उसकी बेचैनी देखकर अनिरुद्ध थोड़ा पीछे हटा. जैसे ही वो पलटा, उसने देखा उसके ठीक पीछे हाथ में कॉफी मग लिए खड़ा भरत था. वो भी वहाँ कॉफी लेने आया था, लेकिन जैसे वो सिद्धार्थ समझ रहा था, उसकी वो हरकत देखकर उसके चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए थे. वो अनिरुद्ध की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे अनिरुद्ध के उस लड़की के साथ किए इस बर्ताव से घिन आ रही हो. भरत ने अपनी खाली कॉफी मग पास की टेबल पर रखा और पीछे मुड़कर वहां से चला गया. भरत को इस तरह जाता देख अनिरुद्ध के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई. वो भरत से अपनी सच्चाई छुपाना चाहता था और वो अपने इस इरादे में सफल हो चुका था. इधर अनिरुद्ध की सच्चाई से बेखबर मनीषा उस सस्ते से होटल के एक कमरे में बैठी थी. वो कुछ घबराई हुई लग रही थी. जब से वो सिद्धार्थ से उस पुराने होटल में मिली थी तब से उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी. रह रहकर उसे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं सिद्धार्थ उसे वापस से ढूंढ न ले. सिद्धार्थ की इस होटल रूम में की हुई हरकत से मनीषा सदमे में थी. वो खुद को उस चीज के लिए माफ नहीं कर पा रही थी. अगर कहीं थोड़ी सी आहट भी होती तो मनीषा का दिल दहल उठता. उसे इस खाली कमरे में हर तरफ सिद्धार्थ का चेहरा नजर आ रहा था. साथ ही उसे इस बात की भी चिंता थी कि कहीं अगर सिद्धार्थ
सिद्धार्थ अपनी बात से मुकर गया और उसने अनिरुद्ध को ये सच बता दिया कि उसे कॉर्निया देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मनीषा है, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। ये सब सोचकर मनीषा का दिल बैठा जा रहा था। तभी अचानक मनीषा का फोन बजा। फोन की आवाज सुनकर मनीषा चौंक गई। उसे लगा कि उसे फोन करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही था। मनीषा ने कांपते हुए हाथ से अपना फोन उठाया, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर इनाया का नाम देखा तब उसके दिल को राहत मिली, लेकिन साथ ही उसे इस बात की फिक्र होने लगी कि आखिर वो इनाया से क्या बोलेगी। मनीषा ने खुद को उससे बात करने के लिए तैयार किया और फोन उठाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से इनाया की आवाज आई। यार मनीषा, कहाँ है तू? 2 दिन हो गए, तेरा कोई अता पता नहीं है। ना ही तू ऑफिस आई और ना ही तूने मुझे फोन किया। आखिर तू ठीक तो है ना? इनाया के इतने सारे सवाल सुनकर मनीषा ने उसे शांत कराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मुझे घर में कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। ये सुनकर इनाया ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, घर का जरूरी काम? वाह मिसेस रघुवंशी, लगता है आप एक आदर्श बहू होने के सारे फर्ज निभा रही हैं। इनाया का मजाक सुनकर मनीषा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसी गंभीरता के साथ बोली, कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जिन्हें निभाना बहुत जरूरी होता है। इनाया समझ गई कि मनीषा मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, वो सब छोड़। मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि देव इंडिया वापस आ गया है और आज मैं और दोस्त से मिलने जाने वाले हैं। ये सुनकर मनीषा घबरा गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके देश छोड़कर जाने से पहले वो किसी से भी मिले, इसलिए उसने इनाया को मना करते हुए कहा, नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैंने बोला ना कि मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है। इनाया ने चिढ़ते हुए कहा, क्या यार मनीषा, आज 15 साल बाद देव अमेरिका से वापस लौट रहा है और उसने सीधा मुझे कॉल किया। तेरा नया नंबर उसके पास नहीं था, इसलिए उसने मुझसे तुझे ये बताने के लिए कहा और तू मना कर रही है। मनीषा ने समझाते हुए कहा, इनाया तो समझ नहीं रही है। मैं आजकल घर के काम में बहुत ज्यादा फंसी हुई हूँ, मेरे पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं है। देख मनीषा, इतने साल बाद भी देव हम दोनों को नहीं भूला। वापस आते ही उसके मन में हम दोनों से मिलने का वही एक्साइटमेंट है जो 15 साल पहले हुआ करता था। आखिर हम तीनों बचपन के दोस्त जो हैं, और ऐसे दोस्त हर किसी को नहीं मिलते, इसलिए तो कुछ भी करके रात 8 बजे हमें फर्जी कैफे में मिल। आज हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स साथ डिनर करेंगे। इतना कहकर इनाया ने बिना मनीषा की बात सुने फोन काट दिया। मनीषा बेचैन थी। वो उस होटल के कमरे से बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इनाया की बात ने उसे सोच में डाल दिया था। बचपन से ही मनीषा के कोई अगर करीब था तो वो थे उसके दोस्त इनाया और देव। लेकिन देव के अमेरिका जाने के बाद सिर्फ इनाया ही उसकी इकलौती दोस्त बची थी। आज देव के वापस आने की खबर से मनीषा को काफी खुशी महसूस हो रही थी। वो उससे खुद भी मिलना चाहती थी, लेकिन अपनी किस्मत में चल रही चीजों की वजह से वो उससे मिलने से डर रही थी। काफी सोचने के बाद मनीषा ने फैसला किया कि उसे हिम्मत करके अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगा शायद ऐसा करने से उसके बोझिल मन को थोड़ा सुकून मिले। इसी उम्मीद के साथ मनीषा शाम को तैयार होकर उस होटल से बाहर निकली और फर्जी कैफे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी उसकी नजर देव पर पड़ी। पिछले कुछ सालों में देव काफी बदल गया था। अब वो पहले जैसा दुबला पतला नहीं था, बल्कि लंबा चौड़ा और काफी हैंडसम हो गया था। अपने बचपन के दोस्त को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर मनीषा बहुत ज्यादा खुश थी। जैसे ही उन दोनों की नजर मनीषा पर पड़ी, वे दोनों खुशी से उछल पड़े। वो दोनों भागते हुए उसकी तरफ आए और उससे लिपट गए। आज सालों बाद वो तीनों दोस्त एक साथ थे और उनकी खुशी का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। जब वो मनीषा से हटकर खड़े हुए, तभी उनकी नजर मनीषा की दाईं आंख पर पड़ी। उस पर पट्टी बंदी देख वो दोनों हैरान हो गए। तभी इनाया ने हैरानी से पूछा, ये तेरी आंख को क्या हो गया? ये सुनकर मनीषा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो दरअसल मेरी आंखों में एक मच्छर ने काट लिया था, इसलिए इन्फेक्शन हो गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मनीषा की बात सुनकर इनाया को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी देव हैरानी से बोला, मुझे पता नहीं था कि पिछले कुछ सालों में इस देश के मच्छर इतने ज्यादा जहरीले हो गए। देव की बात सुनकर वो दोनों लड़कियां हंस पड़ी। इनाया ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुझे अभी भी बहुत सी चीजें नहीं पता है। खाना खाते खाते हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। अब जल्दी से ऑर्डर कर, आज का डिनर तू ही स्पॉन्सर कर रहा है। देव ने हंसते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। वो तीनों अपनी टेबल पर आकर बैठे और उन्होंने एक वेटर को अपने पास बुलाया। तभी अचानक मनीषा की नजर सामने दरवाजे पर पड़ी। वहाँ खड़े दो शख्स को वो अच्छी तरह से जानती थी। उसने जरा से भी उम्मीद नहीं की थी कि उनका उन दोनों से वहाँ सामना होगा। उन्हें वहाँ देखकर मनीषा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उन्हें आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगी। आखिर कैफे के दरवाजे पर खड़े दोनों शख्स कौन थे? कैफे के दरवाजे पर खड़े वो दो लोग मनीषा के दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों का सामना कैसे करेगी। वो छुपना चाहती थी, लेकिन ना तो उसके पास कोई जरिया था और ना ही मौका। कैफे के दरवाजे पर खड़े वो दो लोग कोई और नहीं बल्कि अनीशा और संजीव थे। उनकी आंखों ने मनीषा को पहचान लिया था और वो दोनों अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए सीधा उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। अपनी तरफ बढ़ते उनका एक एक कदम देख मनीषा के दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज होती जा रही थी। तभी वो दोनों मनीषा के एकदम करीब आ गए। मनीषा ने मुंह चुराते हुए अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया। वो नहीं चाहती थी कि अनीशा और संजीव उसकी दाईं आंख को देखें, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उनकी वजह से अनिरुद्ध तक ये बात न पहुंच जाए। तभी अनीशा अपनी बहन पर तंज कसती हुई बोली,
ओह गॉड संजीव, तुम्हें इससे ज्यादा घटिया कैफे नहीं मिला? पता नहीं यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं। हमारी आज की पूरी डेट खराब हो गई। अनीशा की कर्कश आवाज सुनकर इनाया और देव ने पीछे मुड़कर देखा। अनीशा और संजीव को एक साथ देखकर इनाया का खून खौल गया। लेकिन देव आज अनीशा को काफी साल बाद देख रहा था। उसे नहीं पता था कि समय के साथ अनीशा बिल्कुल भी नहीं बदली। पर सच्चाई तो ये थी कि पिछले इतने सालों में अनीशा के अंदर केवल एक ही बदलाव आया था, और वो ये था कि वो पहले से और भी ज्यादा पत्थर दिल और चिड़चिड़ी हो गई थी। अनीशा की प्रवृत्ति से बेखबर देव ने हंसते हुए उससे कहा, ओह हाय अनीशा, कैसी हो तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। पिछली बार जब मिला था तब तुम कितनी छोटी सी थी। अपने सामने खड़े एक अनजान शख्स के मुंह से ये बातें सुनकर अनीशा ने अपनी भौएं सिकोड़ी, लेकिन फिर गौर से देखने पर उसने देव को पहचान लिया। लेकिन साथ ही वो हैरान भी थी, क्योंकि देव जैसा 15 साल पहले दिखता था आज बिल्कुल उसके विपरीत नजर आ रहा था। उसकी पर्सनालिटी किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं लग रही थी। कुछ पलों के लिए तो अनीशा उसे घूरती ही रही। तभी संजीव ने अनीशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ खो गई तुम? और ये लड़का कौन है? क्या तुम इसे पहले से जानती हो? अनीशा समझ गई कि संजीव को उसका देव से मिलना कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए उसने एक छोटी मुस्कान के साथ संजीव से कहा, ये देव है, मनीषा के बचपन का दोस्त, और देव ये संजीव, मेरे मंगेतर। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारी शादी तय हो गई। सच में तुम काफी बड़ी हो गई हो। देव की बात सुनकर अनीशा के चेहरे पर वापस से वही झूठी मुस्कान आ गई। तभी देव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना तुम दोनों भी हमें ज्वाइन करो। देव की बात सुनकर संजीव के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहता था कि अनीशा देव के साथ बैठे, लेकिन अनीशा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए देव से बोली, वैसे मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ऐसे लोगों के साथ टेबल शेयर नहीं कर सकती जो पैसों के लिए अपनी सारी हदें पार कर लेते हैं। अनीशा की बात सुनकर देव के चेहरे पर एक आश्चर्य के भाव आ गए। उसके चेहरे को देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि उसे अनीशा की बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अनीशा समझ चुकी थी कि देव को मनीषा के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने अपनी चाल पहले ही चल दी। देव ने हैरान होते हुए अनीशा से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। अनीशा ने अपने सामने बैठी मनीषा का मजाक बनाते हुए कहा, तुम शायद नहीं जानती, पर मेरी बहन एक गोल्ड डिगर है। इसने चंद पैसों के लिए एक ऐसे अमीर आदमी से शादी कर ली जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, यहाँ तक कि उसे अपनी दोनों आंखों से दिखाई भी नहीं देता। अनीशा की बात सुनकर देव हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। वहीं मनीषा ये सब सुनकर अपनी मुट्ठी जोर से भींचती जा रही थी, इतना कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे, और अगर कुछ देर यही होता रहता तो उसकी हथेली से जरूर खून निकल आता। लेकिन वहाँ बैठी इनाया से वो सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से में उठती हुई चिल्लाकर बोली, देखो अनीशा, कौन किस वजह से किसके साथ है, इसके बारे में अगर तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, उसके बाद किसी और पर इल्जाम लगाना। इनाया की बात अनीशा के दिल में तीर की तरह चुभी। वो इनाया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी। उसने तंज कसते हुए कहा, कमाल है, जिसके बारे में बात हो रही है वो तो गूंगी बैठी बनी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है। और वैसे भी मैंने क्या गलत कहा? भला कौन सी लड़की एक अपाहिज और अंधे इंसान के साथ शादी करने के लिए राजी हो सकती है? ये सब पैसों का चक्कर है। पैसों के लालच में मेरी बहन इतना गिर गई कि एक अपाहिज के साथ सोने को राजी हो गई। अनीशा की बात सुनकर इनाया आग बबूला हो गई। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी, लेकिन मनीषा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ये देखकर अनीशा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। जैसा वो चाह रही थी वैसा वो करने में सफल हो गई थी। एक आखिरी तीर चलाते हुए उसने मनीषा से कहा, अच्छा किया जो तुमने अपने दोस्त को रोक लिया, वरना आज यहाँ तुम्हारे साथ साथ इसकी इज्जत भी खाक में मिल जाती। देव जो चुपचाप खड़ा वो सब होते देख रहा था, उसे अनीशा का बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देव बचपन से अनीशा के रवैये से वाकिफ था। उसने देखा था कि किस तरह अनीशा और उसकी माँ लता जी मनीषा को परेशान किया करते थे, लेकिन उसे लगा था कि बड़े होने पर अनीशा का बर्ताव अपनी बहन के प्रति बदल गया होगा। लेकिन कुछ चीजें और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय की कसौटी पर खिसते रहने के बावजूद भी अपनी तासीर नहीं बदल सकते। अनीशा उन्हीं में से एक थी। इससे पहले अनीशा आगे कुछ और बोलती, देव गुस्से से बोल उठा, इससे पहले मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूं, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब अगर एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव की बात सुनकर संजीव गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी अनीशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। संजीव की पर्सनालिटी देव के सामने बहुत फीकी थी। वो आसानी से संजीव को उठाकर किसी गेंद की तरह बाहर फेंक सकता था। साथ ही देव की आंखों का गुस्सा देखकर अनीशा घबरा गई, इसलिए उसने वहाँ और कुछ देर रुकना जरूरी नहीं समझा और संजीव का हाथ पकड़कर वहाँ से तेजी से निकल गई। अनीशा के वहाँ से जाते ही इनाया ने मनीषा से तेज आवाज में कहा, आखिर तूने मुझे रोका क्यों? न तू खुद उसे जवाब देती और ना ही मुझे बोलने देती। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मनीषा उसे क्या जवाब देती? और कोई दिन होता तो शायद अनीशा की बदतमीजी के लिए मनीषा उसे जवाब दे चुकी होती, लेकिन आज मनीषा चाहकर भी कोई बखेड़ा नहीं चाहती थी। उसे बोलना तो दूर, अनीशा से नजर तक नहीं मिलाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सच्चाई के बारे में अनीशा को भनक तक लगे। मनीषा ने इनाया को समझाते हुए कहा, रहने दे, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर होता है। तभी देव मनीषा के बगल में बैठकर बोला, लेकिन अनीशा ये सब क्या बोल रही थी? शादी, पैसा, क्या सच में तुम्हारी शादी हो गई है? मनीषा और इनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा। देव उन दोनों को देखता हुआ अपने जवाब का इंतजार कर रहा था।
तभी इनाया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हम इस बारे में तुम्हें बताने वाले थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि उससे पहले ही ये बात इस तरह से तुम्हारे सामने आ गई। इनाया ने देव को मनीषा की जिंदगी और उसकी शादी के बारे में बताया। उसकी कहानी सुनकर देव की आंखें बड़ी होती जा रही थी, लेकिन जब उसे ये पता चला कि अनिरुद्ध मनीषा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, तब जाकर उसके मन को संतुष्टि हुई। उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, चलो अच्छा है, भले ही अनिरुद्ध चल और देख नहीं सकता, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम उसके साथ खुश हो। ये सुनकर मनीषा का दिल जोर से धड़का। उसे हर वो पल याद आने लगे जब उसे इस बात का एहसास हुआ था कि अनिरुद्ध का उसकी जिंदगी में आना किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन साथ ही मनीषा को अपने दिल में एकदम से एक खालीपन सा महसूस होने लगा। उसकी किस्मत ने उसका वरदान उससे छीन लिया था। वो अब चाहकर भी अनिरुद्ध की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। इनाया ने देव को सिद्धार्थ के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम चाहकर भी किसी को नहीं बता सकते। पर देव के चेहरे की मुस्कान देखकर मनीषा के चेहरे पर भी एक बनावटी मुस्कान आ गई। तभी मनीषा ने सबका मूड बदलने के लिए देव से कहा, अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि अमेरिका में तो तुम लड़कियों से घिरे रहते होगे, आखिर इतने हैंडसम जो हो तुम, तो क्या तुम्हारी वहाँ कोई गर्लफ्रेंड बनी? मनीषा की बात सुनकर इनाया को हंसी आ गई, लेकिन देव थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, लड़कियां तो बहुत मिलती है, लेकिन आज तक कोई ऐसी नहीं मिली जिसे अपना बनाने का जी चाहा हो। ये सुनकर इनाया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, वाह जनाब, आप तो काफी शायराना हो गए हैं। ये सुनकर वो तीनों हंसने लगे। उन्होंने साथ में डिनर किया और ढेर सारी बातें की, लेकिन वक्त कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। जब उस कैफे के वेटर ने उन्हें आकर बताया कि कैफे बंद हो चुका है, तब जाकर वो तीनों अपनी टेबल से उठे। कैफे से बाहर निकलकर इनाया ने एक ऑटो पकड़ा और अपने घर की तरफ निकल गई। मनीषा वहाँ खड़ी दूसरे ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी देव ने उससे कहा, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कार से तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर मनीषा सकपका गई। वो नहीं चाहती थी कि देव को ये पता चले कि वो रघुवंशी स्टेट में नहीं बल्कि होटल में रुकी थी, और अगर किसी बहाने देव उसे लिफ्ट देता हुआ रघुवंशी स्टेट ले गया तो सब कुछ बिगड़ सकता था। इसलिए मनीषा ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज कर दिया है, वो मेरे लिए कार भेज चुके हैं, तुम परेशान मत हो और घर जाओ। मनीषा की बात सुनकर देव ने अपना सिर हाँ में हिलाया और मनीषा को अलविदा कहकर पार्किंग की तरफ चला गया। मनीषा कुछ देर वहाँ खड़ी रही। तभी उसे एक ऑटो आता दिखाई दिया। उसने हाथ दिखाकर ऑटो वाले को रोका और उस पर बैठते हुए अपने होटल चलने के लिए कहा। ऑटो वहाँ से चल पड़ा, लेकिन तभी अचानक उस ऑटो के पीछे एक कार की हेडलाइट्स ऑन हुई। एक काले रंग की गाड़ी उस ऑटो के पीछे लग गई। कुछ ही देर में जब वो ऑटो एक सस्ते होटल के बाहर आकर रुका, तब वो काले रंग की कार उससे कुछ दूर रुक गई। मनीषा ऑटो से निकली और उस होटल के अंदर चली गई। तभी उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने अपने फोन से एक नंबर लगाते हुए कहा, मनीषा एक होटल में रुकी है और उस होटल का पता मुझे चल गया है। अब ये और ज्यादा छुप कर नहीं रह सकती, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। आखिर कौन है ये शख्स जो मनीषा का पीछा कर रहा था? मनीषा अपने होटल रूम में कपड़े बदल रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने देखा कि उसके फोन पर इनाया का कॉल आ रहा था। मनीषा को लगा कि इनाया ने ये पूछने के लिए फोन किया है कि वो घर पहुंची या नहीं, लेकिन जैसे ही मनीषा ने उसका फोन उठाया, इनाया ने कुछ ऐसा बोला जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। इनाया बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने मनीषा पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। ये सुनकर मनीषा घबरा गई। उसे लगा कि कहीं इनाया को पता तो नहीं चल गया कि अनिरुद्ध को अपनी आंख मनीषा ने ही दी थी। उसने घबराते हुए पूछा, ये तुम क्या बोल रही है, क्या किया है मैंने? इनाया ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा तूने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और अब पूछ रही है कि क्या किया है तूने? मनीषा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि इनाया सच जानकर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी, इसलिए उसने इनाया को समझाना चाहा। लेकिन इससे पहले मनीषा इनाया को ये समझा पाती कि उसने ये सर्जरी अपनी इच्छा से करवाई है, इनाया बोल पड़ी, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो तू अनिरुद्ध का घर छोड़कर एक सस्ते से होटल में रह रही है? ये सुनते ही मनीषा चुप हो गई। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं था। अभी तक इनाया को पूरा सच पता नहीं चला था, लेकिन मनीषा को ये सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर इनाया को कैसे पता चला कि मनीषा रघुवंशी स्टेट में नहीं बल्कि होटल में ठहरी थी। उसने एक गहरी सांस भरते हुए इनाया से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि मैं होटल में हूँ? क्या किसी ने तुझसे ये बोला? इनाया ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ वही है जिसने मुझे ये सच बताया। मनीषा सुन्न पड़ गई। क्या इनाया को ये बात सिद्धार्थ ने बताई थी? लेकिन सिद्धार्थ को इनाया से ये बात बताकर क्या फायदा होने वाला था? ये सवाल मनीषा के मन में भर गए और इससे पहले वो आगे कुछ पूछ पाती, इनाया बोली, देव, कैफे में तुझसे मिलने के बाद ही उसे ऐसा लगने लगा था कि तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उसे तेरी फिक्र होने लगी थी, इसलिए वहाँ से निकलकर उसने अपनी कार से तेरे ऑटो का पीछा किया। और जब उसने तुझे रघुवंशी स्टेट के जगह होटल जाते देखा तो वो समझ गया कि जरूर तेरी जिंदगी में कुछ परेशानी चल रही है। उसी ने मुझे ये बात बताई। अब बता, तू अपना ससुराल छोड़कर होटल क्यों चली आई? कहीं तेरे ससुराल वालों ने तुझे घर से तो नहीं निकाल दिया? मनीषा ने चैन की सांस ली, लेकिन साथ ही उसे इस बात की फिक्र होने लगी कि जिस तरह से देव और इनाया को पता चल गया था कि वो होटल में रुकी है, कहीं उसी तरह किसी और को ये बात पता न लग जाए। इसलिए उसने बहाना बनाते हुए इनाया से कहा, वो दरअसल मेरी और अनिरुद्ध की किसी बात पर लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं उसके घर से चली आई। अब मैं पापा के घर तो जा नहीं सकती थी। तुझे तो पता है ना कि माँ और अनीशा को अगर ये पता चल गया तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसलिए मैंने होटल आना जरूरी समझा। इनाया चिढ़ती हुई बोली,
अच्छा, मतलब मैं तो इस शहर में रहती ही नहीं। अगर ऐसा था तो तू मेरे घर क्यों नहीं चली आई? मनीषा ने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पर्सनल बात दुनिया के सामने आए, लेकिन तू प्लीज इसके बारे में किसी से कुछ न कहना। कुछ सेकंड्स तक शांति रहने के बाद इनाया बोली, ठीक है, लेकिन तू कल ही मेरे घर शिफ्ट हो रही है, मैं कुछ और नहीं जानती। मनीषा ने इनाया को झूठा दिलासा देते हुए फोन काट दिया। वो थोड़ा थका हुआ और परेशान महसूस कर रही थी, इसलिए उसने शावर लेने का फैसला किया जिससे वो थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। मनीषा शावर लेने बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके फोन पर इनाया की 3 मिस्ड कॉल्स पड़े थे। उसे लगा कि इनाया अब भी उससे नाराज है, इसलिए उसने उसे फोन लगाया। फोन उठाते ही उसे इनाया की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मनीषा, तू अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं कब से तुझे कॉल कर रही हूँ। इनाया को घबराया देख मनीषा ने हैरानी से पूछा, क्या हो गया तुझे? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? इनाया बोली, दादी के साथ एक हादसा हो गया है। ये सुनते ही मनीषा का दिल दहल गया। उसने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ दादी के साथ? जल्दी बोल। इनाया बोली, आज वो अनाथ आश्रम के बाथरूम में फिसल गई और बेहोश हो गई। तेरा नंबर नहीं लग रहा था, इसलिए वहाँ के लोगों ने मुझे कॉल किया। मैंने उन्हें बोलकर हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे होंगे। मनीषा को घबराहट ने घेर लिया। उसने इनाया से हॉस्पिटल का पता पूछा और बिना समय गवाए वहाँ से निकल गई। होटल के बाहर से मनीषा ने एक ऑटो पकड़ा और सीधा हॉस्पिटल की तरफ चल दी, लेकिन होटल के गेट पर खड़े गार्ड ने उसके जाते ही किसी को कॉल किया और उसे सारा हाल बताया। इधर इन सब बातों से अनजान अनिरुद्ध अपनी स्टडी में बैठा था। तभी उसके फोन पर कैलाश का फोन आया। फोन उठाते ही कैलाश ने उससे कहा, सर, मेरे आदमी ने बताया है कि मनीषा मैडम इस वक्त ऑटो पकड़कर बीएल के हॉस्पिटल की तरफ गई हैं। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही अनिरुद्ध के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने बेचैनी से कहा, क्या मनीषा की तबीयत ठीक तो है? कैलाश ने कहा, जी सर, मनीषा मैडम बिल्कुल ठीक है। मेरा आदमी बता रहा था कि उसने मैडम को किसी से फोन पर बातें करते सुना था। शायद उनका कोई जानकार वहाँ भर्ती हुआ है। ये सुनकर अनिरुद्ध की जान में जान आई। उसने कैलाश से कहा, तुम अपने आदमी को मनीषा के पीछे जाने के लिए बोलो और उसे कहना कि मुझे हर चीज की खबर चाहिए। कैलाश ने हाँ में जवाब देते हुए फोन काट दिया। अनिरुद्ध की नजर से बेखबर मनीषा बीएल के हॉस्पिटल पहुंची। ऑटो से निकलकर वो सीधा इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागी। वहां जाते ही उसने एक नर्स से दादी के बारे में पूछा। मनीषा बहुत घबराई हुई थी। उसे घबराया देख नर्स ने उसे शांत कराते हुए बताया कि बाथरूम में गिरने की वजह से दादी के पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट चुकी है और इस वजह से दर्द के कारण वो बेहोश हो गई, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक थी और हॉस्पिटल के कमरे में आराम कर रही थी। मनीषा बिना समय गवाए दादी के कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि दादी हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी सो रही थी और उनके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था। मनीषा आगे बढ़कर उनके बिस्तर के पास बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। रह रहकर उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं अगर उस दिन वो ये देश छोड़कर चली जाती तो दादी का क्या होता। क्या उनके साथ हादसा होने पर वो आज उनके पास होती? मनीषा को ऐसा लगने लगा था कि शायद उसका वहां रुकना दादी के लिए जरूरी था, लेकिन साथ ही मनीषा इस उलझन में भी थी कि आखिर कब तक वो दादी के साथ रह सकती थी। एक ना एक दिन तो उसे दादी से दूर जाना ही था। तब दादी का ख्याल कौन रखने वाला था? ये सवाल रात भर मनीषा को परेशान करता रहा और आखिर में थक कर वो दादी के पास बैठे बैठे ही सो गई। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की रोशनी जब मनीषा के चेहरे पर पड़ी तब जाके उसकी आंख खुली। मनीषा ने देखा कि दादी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। शायद दवाइयों के असर के कारण वो अभी भी हल्के नशे में थी। दादी चेहरे से कमजोर लग रही थी। मनीषा को लगा कि दादी को सिर्फ हॉस्पिटल का खाना देना ठीक नहीं था। जल्दी ठीक होने के लिए उन्हें हॉस्पिटल के खाने के साथ साथ ताजे फलों की भी जरूरत थी, इसलिए मनीषा उनके लिए फल लेने हॉस्पिटल से बाहर आ गई। ताजे फल खरीदने के बाद जैसे ही मनीषा हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ी, अचानक से उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ को वहां देखकर मनीषा का खून खौल उठा। उसे लगा कि सिद्धार्थ ने जरूर उसके पीछे जासूस लगा रखे थे, जिससे उसे पता चल गया था कि मनीषा इस वक्त कहाँ है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके पास पहुंचकर तेज आवाज में बोली, तुम मेरा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ देते? अब तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी जासूसी करने से भी बाज नहीं आ रहे हो। मनीषा सिद्धार्थ पर बरसती जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ बिना कुछ कहे उसे देखे जा रहा था। सिद्धार्थ की आंखों में मनीषा के लिए एक फिक्र दिखाई दे रही थी। मनीषा ने उस फिक्र को पढ़ते हुए बोलना बंद कर दिया और सिद्धार्थ की आंखों में देखने लगी। तभी सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या तुम्हारे पास शब्द खत्म हो गए? सिद्धार्थ की बात सुनकर मनीषा वापस से बोली, अपनी बकवास अपने पास ही रखो और मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पीछे यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोला, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, तुम्हारे पति अनिरुद्ध के पास। सिद्धार्थ की बात सुनकर मनीषा उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ को आज ऐसा क्या हो गया था जो वो उससे ऐसी बातें कर रहा था। मनीषा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आज अचानक तुम्हें मेरे और मेरे पति की चिंता क्यों होने लगी? सिद्धार्थ ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तुमने अनिरुद्ध के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन अनिरुद्ध को अपनी आंखों से कहीं ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। वो तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला है। ये सुनकर मनीषा का दिल बैठ गया। अचानक से उसके दिल में अनिरुद्ध के लिए एक तड़प जाग उठी। एक पल के लिए वो अपने आसपास की दुनिया भूलकर अनिरुद्ध के ख्यालों में खो गई।
वो खुद अनिरुद्ध के साथ रहना चाहती थी, लेकिन समय और किस्मत उसे अनिरुद्ध से बहुत दूर ले आई थी, जहाँ से चाहकर भी वो वापस नहीं लौट सकती थी। उसने अपनी नजरें चुराते हुए सिद्धार्थ से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अनिरुद्ध के पास वापस नहीं लौट सकती। मनीषा नहीं जानती थी कि उसके सामने सिद्धार्थ के रूप में खुद अनिरुद्ध ही खड़ा था। मनीषा की बात सुनकर अनिरुद्ध का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव को छुपाते हुए कहा, लेकिन क्यों? तुम भी जानती हो कि अनिरुद्ध तुम्हारी कितनी परवाह करता है और तुम्हारे बिना वो चैन से नहीं जी पाएगा, फिर क्यों तुम ऐसे समय में उसका साथ नहीं दे सकती? सिद्धार्थ के मुंह से ये सुनकर मनीषा हैरान थी। जो इंसान 2 दिन पहले तक उसके अपने साथ होने की मांग कर रहा था, अचानक से उसके मन में अनिरुद्ध के लिए चिंता देख मनीषा को अजीब सा लग रहा था। उसे आज सिद्धार्थ से एक जाना पहचाना सा एहसास महसूस हो रहा था, लेकिन मनीषा उस एहसास को नजरअंदाज करना चाह रही थी। उसने सिद्धार्थ की बात को नकारते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अनिरुद्ध को मेरे बिना जीने की आदत डालनी होगी। कुछ समय बाद मैं उसे डाइवोर्स देने वाली हूँ, उसके बाद उसे मेरे बिना ही रहना होगा। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। एक बार को तो उसका मन किया कि वो मनीषा को अपनी बाहों में भर ले और उसे ये सच बता दे कि जिसे वो सिद्धार्थ समझ रही है, दरअसल वो उसका अनिरुद्ध है। लेकिन अनिरुद्ध के लिए मनीषा को सच्चाई बताना मुश्किल हो रहा था। अनिरुद्ध के अंदर एक उथल पुथल सी मची हुई थी कि तभी उसका फोन बजा। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक शख्स की घबराती हुई आवाज आई, सर, अनिरुद्ध बाबू का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनते ही अनिरुद्ध की आंखें बड़ी हो गई और वो सुन्न पड़ गया। आखिर वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या? फोन पर ऐसी खबर सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक रूखापन आ गया। उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। वो मनीषा के एकदम करीब खड़ा था, जिस वजह से मनीषा ने फोन की दूसरी तरफ वाले शख्स को अनिरुद्ध का नाम लेते सुन लिया था। अपने सामने खड़े सिद्धार्थ के चेहरे के बदलते भाव को मनीषा भाप गई। उसे ये अंदेशा हुआ कि हो ना हो पर अनिरुद्ध जरूर किसी मुसीबत में था। उसने घबराते हुए सिद्धार्थ से कहा, किसका फोन था? मैंने अनिरुद्ध का नाम सुना, क्या वो ठीक है? कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं? मनीषा को घबराता देख अनिरुद्ध ने फौरन उसे झूठा दिलासा देते हुए कहा, अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक है। दरअसल ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है और अनिरुद्ध ने मुझे वहाँ जल्दी बुलाया है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा। इतना कहकर वो पलटकर जाने लगा। तभी वो अचानक से रुका और मुड़कर मनीषा से बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा अनिरुद्ध के साथ रहो, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ना चाहती हो तो ये बात तुम्हें उसके सामने कहनी पड़ेगी। ऐसे बिना बताए किसी को छोड़ देना ठीक नहीं है। इतना कहकर वो वापस से मुड़ा और वहाँ से चला गया। मनीषा अपनी जगह पर ही खड़ी थी। सिद्धार्थ की बात उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। उसने कुछ गलत नहीं कहा था। अगर मनीषा अनिरुद्ध से दूर जाना चाहती थी तो उसे ये बात अनिरुद्ध के मुंह पर बोलनी चाहिए थी, लेकिन मनीषा मजबूर थी। वो जानती थी कि ये बात अनिरुद्ध से बर्दाश्त नहीं होगी। वो अनिरुद्ध को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उस अफसोस के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीने का फैसला ले लिया था। लेकिन आज मनीषा को सिद्धार्थ का बर्ताव बाकी के दिनों के मुकाबले काफी अजीब महसूस हुआ था। उससे बात करके मनीषा को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सिद्धार्थ से नहीं बल्कि अनिरुद्ध से बात कर रही हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? अचानक से सिद्धार्थ इतना समझदार कैसे हो गया था? और तो और पहली बार वो मनीषा और अनिरुद्ध को साथ देखने की बात कर रहा था। ये सवाल मनीषा को मन ही मन बहुत परेशान कर रहे थे। आखिर सिद्धार्थ में ये बदलाव कैसे आया था, वो ये जानना चाहती थी। मनीषा अपने ख्यालों में उलझी हुई थी और इधर अनिरुद्ध सिद्धार्थ की कार को दौड़ाता हुआ ऑफिस की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का शैतान उसके ऊपर हावी हो रहा हो। सवाल मनीषा को मन ही मन बहुत परेशान कर रहे थे। आखिर सिद्धार्थ में ये बदलाव कैसे आया था, वो ये जानना चाहती थी। मनीषा अपने ख्यालों में उलझी हुई थी और इधर अनिरुद्ध सिद्धार्थ की कार को दौड़ाता हुआ ऑफिस की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का शैतान उसके ऊपर हावी हो रहा हो। तभी वो अपने ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, जहां कैलाश पहले से खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अनिरुद्ध ने तेजी से अपनी कार के ब्रेक्स दबाए और वो कार घिसटने की आवाज के साथ ही कैलाश के पास जाकर रुक गई। कैलाश बिना समय गवाए कार के अंदर बैठ गया। कैलाश की गाड़ी में बैठते ही अनिरुद्ध ने वापस से एक्सीलेटर पर पैर पटका और वो कार तेजी से आगे निकल गई। वो कार दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार से भागी जा रही थी। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे अनिरुद्ध ने भारी आवाज में कैलाश से पूछा, ये सब कैसे हुआ? अनिरुद्ध की आवाज सुनकर कैलाश को उससे गुस्से का अंदाजा हो गया था। उसने डरते हुए कहा, सर, जब आपका हमशक्ल पार्किंग में कार से बाहर उतर रहा था तब एक दूसरी कार तेजी से उसकी तरफ आई। आंख में पट्टी बंधी होने के कारण से वो कुछ समझ नहीं पाया, पर हाँ, कार की आवाज सुनकर वो ये तो समझ गया कि वो कार उसी की तरफ तेजी से आ रही है। इससे पहले वो खुद को बचाता, उस कार ने उसकी व्हीलचेयर को कस के टक्कर मारी, जिससे वो दूर जाकर गिर गया। जैसे ही अनिरुद्ध ने ये सुना, उसकी आंखों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने आगे सवाल किया, क्या तुमने पता किया कि वो कार कौन चला रहा था? कैलाश ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं सर, हमें उस कार के ड्राइवर के बारे में कुछ पता नहीं चल सका, पर हाँ, ये बात तो तय है कि उसने ये गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया है। मुझे लगता है वो आपको जान से मारने ही वहाँ आया था, पर धोखे से आपके हमशक्ल पर हमला कर बैठा। वो तो उसकी अच्छी किस्मत थी कि वो बच गया। अनिरुद्ध ने फिक्र करते हुए कहा, अब कैसा है वो? कैलाश बोला, उसे थोड़ी सी चोट आई है, इसलिए हमने उसे तुरंत बीएल के हॉस्पिटल भेज दिया। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने अपनी गाड़ी तुरंत बीएल के हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। कुछ ही देर में वो गाड़ी बीएल के हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। अनिरुद्ध उसे बिना पार्किंग में लगाए गाड़ी से उतरा और लंबे लंबे कदम रखता हुआ हॉस्पिटल के अंदर चला गया। कैलाश भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ अंदर चला गया। हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते ही अनिरुद्ध लिफ्ट पकड़कर सीधा
वीआईपी वार्ड के लिए निकल गया। यहाँ तक कि उसने कैलाश का लिफ्ट में आने तक का इंतजार नहीं किया। जब कैलाश ने देखा कि अनिरुद्ध गुस्से में लिफ्ट में घुस गया है तो उसके चेहरे पर एक डर सा छा गया। वो अनिरुद्ध के गुस्से को जानता था और ये भी जानता था कि उस वक्त अनिरुद्ध को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए उसने लिफ्ट का इंतजार नहीं किया और सीधा सीढ़ियां पकड़कर ऊपर की तरफ भागा। तभी अनिरुद्ध की लिफ्ट उस फ्लोर पर जाकर रुकी जहाँ वीआईपी वार्ड था। लिफ्ट से निकलकर अनिरुद्ध तेज तेज चलते हुए अपने हमशक्ल का कमरा ढूंढने लगा। तभी उसे एक रूम के बिस्तर पर अपना हमशक्ल लेटा हुआ दिखाई दिया। जब अनिरुद्ध उसके थोड़ा करीब गया तो उसने देखा कि उस शख्स को सच में काफी चोटें आई थी। उसके एक हाथ और एक पैर में प्लास्टर बंधा था और उसके कंधे पर भी एक पट्टी बंधी थी। क्योंकि उसने एक नकाब पहना था इसलिए उसका चेहरा भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग रहा था। वो बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। उसके बगल में ग्लूकोज की एक बोतल टंगी थी जिससे निकलते पाइप का दूसरा सिरा एक सुई के माध्यम से उस शख्स के हाथ की नस में घुसा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ग्लूकोज के माध्यम से उसे नींद की दवा दी गई हो जिससे उसे अपना दर्द महसूस ना हो सके। उसकी आंखों के सामने उस शख्स का वैसा हाल देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर अफसोस के भाव भर आए। वो आत्मग्लानि से भर गया। उसके सामने पड़ा वो शख्स अनिरुद्ध की किस्मत का लिखा भोग रहा था। जिस शख्स ने भी ये एक्सीडेंट किया था वो ये नहीं जानता था कि वो शख्स अनिरुद्ध नहीं बल्कि कोई और है। आज जो अनहोनी अनिरुद्ध के साथ होने लिखी थी उसे उस शख्स ने अपने ऊपर ले ली थी। अगर आज अनिरुद्ध मनीषा से मिलने न जाता तो उस शख्स की जगह पर वो बिस्तर पर पड़ा होता। क्या पता अभी तक वो जिंदा होता भी या नहीं। अनिरुद्ध ने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में खून उतर आया। तभी पीछे से कैलाश हांफता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ। अनिरुद्ध को वहां पहले से मौजूद देखकर कैलाश फौरन उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो अनिरुद्ध की आंखों में एक ज्वालामुखी फटता साफ देख पा रहा था। तभी अनिरुद्ध अपने दांत पीसते हुए बोला, जिस किसी ने भी ये किया है उसका पता लगाओ। वो हमसे बचना नहीं चाहिए और उसके इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, याद रहे मनीषा की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए पर उसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। हमें लगता है उसका यहाँ से दूर चले जाना ही ठीक है, इसलिए जब तक वो देश छोड़कर नहीं जाती उन पर हर वक्त नजर रखो। अनिरुद्ध की सारी बातें सुनकर कैलाश ने फौरन अपना सिर हाँ में हिलाया और तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गया। अनिरुद्ध वहीं खड़ा था। उसे मनीषा की फिक्र हो रही थी। वो शख्स उस पर हमला करवा सकता था, वो मनीषा को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए अनिरुद्ध ने मनीषा को खुद से दूर भेजने में ही उसकी भलाई समझी। इधर अनिरुद्ध के एक्सीडेंट की खबर जैसे ही भरत को लगी वो सीधा बीएलके हॉस्पिटल पहुंचा। वो लिफ्ट की तरफ जा ही रहा था तभी उसकी नजर रिसेप्शन पर खड़ी मनीषा पर पड़ी। वो वहाँ खड़ी एक नर्स से कुछ बातें कर रही थी। मनीषा को वहाँ देखकर भरत चौंक गया। उसे लगा कि मनीषा को अनिरुद्ध के एक्सीडेंट की खबर लग गई है जिस वजह से वो भागे भागे हॉस्पिटल आई है। वो सीधा मनीषा की ओर बढ़ा, उसके पास जाते हुए बोला, मनीषा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पीछे भरत को खड़ा देख मनीषा चौंक गई। मनीषा समझ नहीं पाई कि भरत वहाँ क्या कर रहा था, लेकिन उसने बिना कोई बात किए भरत से कहा, दरअसल मैं यहाँ दादी की वजह से आई थी। कल रात बाथरूम में गिरने की वजह से उन्हें काफी चोट आई है और वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। मनीषा की बात सुनकर भरत ने चैन की सांस ली। तभी उसकी नजर मनीषा की दाईं आंख पर बंधी पट्टी पर गई। भरत सच जानता था लेकिन फिर भी उसने मनीषा से झूठ मूठ का दिखावा करते हुए कहा, तो आखिरकार तुमने अपनी आंख अनिरुद्ध को दे ही दी। ये सुनकर मनीषा शांत हो गई। वो भरत की बात का जवाब नहीं देना चाह रही थी। उसने उल्टा उसी से सवाल किया, अब अनिरुद्ध की आंख कैसी है? भरत ने अपने मन में मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कुछ दिन में उसकी आंख की पट्टी खुल जाएगी और वो दोबारा से देख सकेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो पा रहा है। भरत की बात सुनकर मनीषा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके दिल में जज्बातों की बाढ़ सी चल रही थी लेकिन वो अपने आंसुओं को रोके खड़ी थी। तभी भरत ने उससे कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा बेवकूफ लड़की हो जो अपनी सारी जिंदगी एक आंख के भरोसे जीने वाली है? भरत की बात सुनकर मनीषा ने गंभीर आवाज में उसे जवाब दिया, मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया और मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। भरत चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद भरत बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो कोई और तुम्हें अपनी एक आंख वापस दे सकता है। जिस तरह से तुमने अपना कॉर्निया अनिरुद्ध को दिया है उसी तरह से तुम किसी और की आंख ले सकती हो और अपनी दोनों आंखों से इस दुनिया को देख सकती हो। भरत की बात सुनकर मनीषा हैरान थी। वो जानती थी कि किसी के लिए अपनी एक आंख दूसरे शख्स को देना कितनी बड़ी बात थी। वो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए किसी दूसरे की आंख की बलि नहीं चढ़ाना चाहती थी। उसने भरत को साफ मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी दूसरे की आंख की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और का नुकसान हो। ये सुनकर भरत के चेहरे पर गुस्से की एक लकीर आ गई। वो मनीषा की तरफ आगे बढ़ते हुए गंभीर स्वर में बोला, अगर तुम अनिरुद्ध के लिए अपनी एक आंख की कुर्बानी दे सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए अपनी एक आंख की कुर्बानी दे सकता हूँ। इतना कहकर भरत पीछे मुड़ता हुआ तेजी से वहाँ से निकल गया। मनीषा किसी मूर्ति की तरह जम सी गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भरत ने उसे ऐसा क्यों कहा था। क्या भरत उसे पसंद करने लगा था? ये ख्याल दिमाग में आते ही मनीषा ने तुरंत उसे नकारते हुए खुद से कहा, नहीं नहीं, भला भरत मुझे कैसे पसंद कर सकता है? उसे तो सिर्फ। मनीषा ने अपने उस ख्याल को वहीं पर छोड़ दिया और सीधा दादी के रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन रिसेप्शन डेस्क पर कोई पीट करके खड़ा था जिसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शिरीष था। उसकी आंखों में अंगारे उतर आए थे। वो समझ चुका था कि भरत मनीषा को पसंद करने लगा था और ये बात शिरीष से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके चेहरे के भाव से ऐसा समझ आ रहा था जैसे उसके अंदर एक बहुत ही भयानक ज्वालामुखी दहक रहा था। वो कभी भी फट सकता था। आखिर शिरीष के मन में क्या चल रहा था? क्या सच मनीषा दादी के बिस्तर के पास बैठी थी। वो चाकू से सेब काट कर दादी को खिला रही थी। ये सेब तो मीठा है ना दादी? मनीषा ने दादी से पूछा। मीठा क्यों नहीं होगा, तुम इतने प्यार से जो मुझे खिला रही हो। दादी की बात सुनकर मनीषा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी दादी बोली,
तुम्हें कितने दिन हो गए यहाँ मेरी सेवा करते हुए, तुम्हें अपने ससुराल वापस नहीं जाना? दादी की बात सुनकर मनीषा के हाथ रुक गए। वो थोड़ी सी बेचैन हो गई। आखिर वो दादी को क्या बताती, ये कि वो अपना घर, ससुराल और अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ आई है? मनीषा ये सब दादी को नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, पहले आप पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद ही मैं कहीं जाऊंगी। इतना कहकर मनीषा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सेब का टुकड़ा दादी के मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन दादी ने बीच में ही उसका हाथ रोकते हुए कहा, तुम्हें इतने दिन अपने ससुराल से दूर नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी अभी अभी तो शादी हुई है। भला तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि उनकी बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारियां छोड़कर अपनी बूढ़ी दादी की सेवा में लगी है। मनीषा ने वापस से बहाना बनाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है दादी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। जैसे ही उनको आपके बारे में पता चला, उन्होंने फौरन मुझे यहाँ भेज दिया। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक आपकी तबीयत ठीक ना हो जाए, मैं आपके पास ही रुकूं। दादी ने फिक्र करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा पति, उसे तो तुम्हारी जरूरत होगी ना? अनिरुद्ध का जिक्र आते ही मनीषा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। दादी की बात बिल्कुल सही थी। अनिरुद्ध को अपनी जिंदगी में मनीषा की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन न चाहते हुए भी मनीषा को उससे दूर जाना पड़ रहा था। ये सोचकर मनीषा का दिल उदास हो गया, लेकिन वो अपना दुख दादी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने जज्बातों पर उसने काबू पाते हुए कहा, वो अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा आपके साथ होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आज आप डिस्चार्ज हो रही हैं, फिर क्या ही फर्क पड़ता है मैं आपके साथ रहूं या फिर अपने ससुराल में? दादी ने मनीषा को डांट लगाते हुए कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम अभी इसी वक्त अपने ससुराल जा रही हो। नई दुल्हन का इस तरह अपने ससुराल से बाहर रहना ठीक नहीं है। मनीषा ने दादी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दादी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर में मनीषा को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। उसने अनाथ आश्रम में फोन करके वहाँ के केयरटेकर को बुलाया और उसे दादी को सही सलामत वापस ले जाने के लिए कहा। साथ ही उसने उसे दादी की दवाइयां देने और एक्सरसाइज कराने के सारे नियम बताए। दादी के डिस्चार्ज पेपर्स बनवाने के बाद मनीषा ने उन्हें विदा किया। मनीषा अपने सामने दादी को अनाथ आश्रम के केयरटेकर के साथ जाता देख रही थी। उसके मन में आंसुओं का समंदर भरा हुआ था, पर चाहकर भी वो उसे अपनी आंखों तक नहीं ला सकती थी। शायद मनीषा दादी को आखिरी बार देख रही थी और ये फीलिंग उसके दिल को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा रही थी। दादी को विदा करने के बाद मनीषा अपने होटल वापस लौट आई। अपने होटल रूम में पहुंचकर मनीषा बिस्तर पर लेट गई। वो बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन वो थकान शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थी। मनीषा के दिल में भावनाओं का द्वंद्व चल रहा था। जिस तरह आज उसने दादी को अलविदा कहा था, उसी तरह कल उसे अपने शहर, अपने देश और अपनी पुरानी जिंदगी को भी अलविदा कहना था। ये सारी बातें मनीषा को परेशान कर रही थी। उस शहर में मनीषा अब बस 24 घंटे की ही मेहमान थी। मनीषा अपनी सोच में उलझी हुई थी कि तभी उसका फोन बजा। जब उसने अपना फोन देखा तो उस पर देव का कॉल आ रहा था। मनीषा ने अपने आप को संभाला और फोन उठाकर सामान्य तरीके से हेलो बोला। दूसरी तरफ से देव की आवाज आई, मनीषा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मनीषा ने हैरानी से कहा, जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? देव बोला, मैं ये फोन पर नहीं कर सकता, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? मनीषा बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्या हम किसी और दिन मिल सकते हैं? देव की आवाज में थोड़ी बेचैनी आ गई और उसने कहा, तुम समझ नहीं रही हो मनीषा, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। मनीषा ने उसकी बात टालते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि आज मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मैं किसी और दिन मिलकर तुम्हारी बात जरूर सुनूंगी। इतना कहकर मनीषा फोन रखने ही वाली थी कि तभी देव हड़बड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मनीषा। देव की बात सुनकर मनीषा चौंक गई। उसे लगा कि शायद उससे सुनने में कोई गलती हो गई हो, इसलिए उसने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? देव ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, ये सच है, मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन आज तक मैं तुमसे ये बात कह नहीं पाया। पर उस दिन जब इतने साल बाद मैं तुमसे मिला तो मैं उसी दिन तुमसे अपने दिल की बात कह देना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम पहले से शादीशुदा हो तो मैं कुछ न कह सका। पर आज मैं बड़ी हिम्मत करके तुमसे ये सब बोल रहा हूँ। मनीषा सुन्न पड़ गई थी। आखिर देव को अचानक से क्या हो गया था? वो मनीषा से ऐसी बातें कैसे कर सकता था, ये जानते हुए भी कि मनीषा किसी की पत्नी थी? मनीषा के मन में लाखों सवाल उठ रहे थे। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, देव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि मेरी शादी हो चुकी है, फिर इन सब बातों का? देव ने मनीषा की बात काटते हुए कहा, तुम्हारी शादी हो गई है तो क्या हुआ? इनाया ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी किन हालातों में हुई थी और शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतनी ही खुश होती तो अपने पति का घर छोड़कर होटल में नहीं रह रही होती। देव की बातों ने मनीषा का दिमाग खराब कर दिया था। उसके मन में एक साथ बेचैनी और गुस्से के भाव उमड़ने लगे थे। उसने गुस्से में कहा, ये गलत है देव, तुम जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, तुम्हें उस लिहाज से अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। देव बोला, दोस्त हो इसलिए तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। वो इंसान तुम्हें खुश नहीं रख पाया, पर मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उस इंसान को छोड़कर मुझे अपना लो। मनीषा का पारा अब चढ़ चुका था। उसने गुस्से से कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर मनीषा ने अपना फोन काटकर उसे स्विच ऑफ कर दिया। मनीषा का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी उसे कैसे कैसे दिन दिखा रही थी। पिछले कुछ समय में मनीषा को ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा था जिसके बारे में उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। पहले संजीव से उसकी मंगनी टूटी, फिर अनिरुद्ध से उसकी जबरन की शादी,
उसके बाद सिद्धार्थ का उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना। पर जब मनीषा को लगा कि अनिरुद्ध के साथ वो अपनी सारी जिंदगी आराम से बिता सकती है, तब उसकी किस्मत का उसे ऐसे रास्ते पर लाकर छोड़ना जब न चाहते हुए भी उसे अनिरुद्ध से दूर जाना पड़ रहा है। साथ ही मनीषा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों सब उस एक आंख वाली लड़की को अपनाने के लिए तैयार खड़े थे। पहले सिद्धार्थ और अब देव। मनीषा का दिमाग फटा जा रहा था। वो इस बारे में अब और ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। मनीषा के कानों में अभी भी देव की बातें गूंज रही थी। उसने अपने हाथों से अपने कान बंद किए और बिस्तर पर लेट गई। मनीषा का मन भारी था, लेकिन चाहकर भी वो रो नहीं सकती थी। इसलिए मनीषा अपनी आंखें बंद करके उन सारी यादों को भुलाने की कोशिश करने लगी जो उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। जहां मनीषा अपनी किस्मत से लड़ रही थी, वहीं रघुवंशी स्टेट में अपनी स्टडी में मौजूद अनिरुद्ध अपने पैरों पर खड़ा खिड़की के बाहर डूबते हुए सूरज को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक रूखापन था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। तभी पीछे दरवाजे से कैलाश अंदर आया। वो अनिरुद्ध की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ उसके पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, सर, मुझे पता चल गया है कि वो कार किसकी थी। कैलाश की बात सुनकर अनिरुद्ध उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। उसने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वो? कैलाश ने जवाब दिया, सर, जैसा कि मेरे आदमियों ने पता लगाया है, उस कार का मालिक वही है जिसका हाथ उस बूढ़े के बेटे के कत्ल में भी था। वो किसी कर्फ्यू गैंग से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो गैंग कैसे काम करता है अभी तक उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। ये सुनते ही अनिरुद्ध के माथे पर लकीरें उभर आई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, हमने अपने दुश्मन को जितना खतरनाक समझा था वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने हमें मारने के लिए गैंग का सहारा लिया है जिससे कोई उस तक पहुंच न पाए, लेकिन अगर किसी तरह हम उस गैंग तक पहुंच गए तो अपने असली दुश्मन तक जरूर पहुंच सकते हैं। कैलाश ने हैरानी से पूछा, लेकिन सर, हम उस गैंग तक पहुंचेंगे कैसे? अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं उस शख्स को जानता हूँ जो हमें उस गैंग तक पहुंचा सकता है। अनिरुद्ध की बात सुनकर कैलाश के चेहरे की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। वो सोचने लगा कि आखिर वो शख्स कौन था जो कर्फ्यू गैंग तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकता था। लेकिन बहुत जल्द कैलाश उस शख्स को अपनी आंखों से देखने वाला था। देर रात को वो अनिरुद्ध के साथ एक नाइट क्लब की छत पर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे अनिरुद्ध किसी का इंतजार कर रहा है। तभी छत का दरवाजा खुला और वहाँ एक 40 साल का आदमी आया। उसने एक महंगा सफेद रंग का सूट पहना था और उसके बाल भी पूरी तरह सफेद थे। उसके हाथ में एक जलता हुआ सिगार था और उसकी उंगलियों में बहुत सारी अंगूठी थी। अनिरुद्ध को अपने सामने खड़ा देख वो खुश होते हुए बोला, वेलकम टू माई डन माई फ्रेंड। अनिरुद्ध उसकी तरफ मुड़ा और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उस शख्स ने आगे बढ़ते हुए अनिरुद्ध को अपने गले से लगा लिया। काफी देर तक उसे गले से लगाने के बाद जब वो पीछे हटा तो अनिरुद्ध ने उससे कहा, कैसे हो पीटर? तुम्हें देश में वापस देखकर अच्छा लगा। पीटर हंसता हुआ बोला, माय फ्रेंड, चाहे मैं किसी भी देश में क्यों न चला जाऊं, आखिर लौट के तो अपने देश ही आऊंगा ना। ये बोलते ही पीटर की नजर अनिरुद्ध के पैरों पर पड़ी। उसने हैरानी से कहा, लेकिन माय फ्रेंड, मैंने तो न्यूज में देखा था कि एक एक्सीडेंट में तुम्हारे पैर खराब हो गए थे, फिर तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? पीटर की बात सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। वो बोला, ये एक ऐसा राज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अनिरुद्ध ने पीटर को अपने जीवन में घटी वो सारी बातें बताई जिसके बारे में सिर्फ उसे या फिर कैलाश को ही पता था। सारी बात सुनने के बाद पीटर ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, तो इसलिए तुम्हें कर्फ्यू गैंग के बारे में पता लगाना है। लेकिन मैं तुम्हें पहले से आगाह कर दूं, ये कर्फ्यू गैंग बहुत ही खतरनाक है, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार और सोच लेना। अनिरुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, कैसा भी खतरा मुझे मेरे मकसद को पूरा करने से रोक नहीं सकता। तुम जल्द से जल्द इस गैंग के बारे में मुझे सारी जानकारी दो। पीटर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अनिरुद्ध की आंखों में अंगारे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए सारी हदें पार करने वाला था। आज से पहले कैलाश ने अनिरुद्ध की आंखों में वो गुस्सा नहीं दिखा था। उसे आने वाले तूफान का अंदेशा हो रहा था। साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि न जाने वो तूफान कितनी तबाही साथ लेकर आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।